नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स के बारे में और गाउस के नियम से संबंधित बातें। विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये आपके पास एक क्षेत्रफल है और ये बल रेखा है। ये बल रेखा इस क्षेत्रफल के लंबवत ही इसमें से गुजर सकती है। ऐसे मान लो ये क्षेत्र ऐसे है और फिर बल रेखा ऐसे गुजर रही है, तो उस क्षेत्रफल में से नहीं गुजरी है। तो ये परिभाषा ये कह रही है कि कोई विद्युत क्षेत्र में अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में से उसके लंबवत गुजरने वाली, मान लो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 बल रेखाएं गुजर रही है इसके लंबवत, तो फ्लक्स का मान 5 हो गया। किसी विद्युत क्षेत्र में जो क्षेत्रफल रखा हुआ है उसके लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स कहलाती है और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कोई क्वेश्चन आए तो आपको एरिया या क्षेत्रफल से संबंधित कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर यह आपको पता है तो विद्युत फ्लक्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक के चक्कर में आपका आंसर गलत हो जाता है। आइए क्षेत्रफल से संबंधित कॉन्सेप्ट को देखिए। मान लीजिए आपके पास ये एक क्षेत्रफल है, देखिए, और ये इस क्षेत्रफल की सतह है। ये जैसे मैं इसके बारे में बात कर रहा था, मान लो यही क्षेत्रफल है ये, तो ये इसकी सतह हो गई। और मान लो ये क्षेत्रफल ऐसे हो तो ये तो इसकी सतह हो गई, और इस सतह के लंबवत दिशा में इधर होगा क्षेत्रफल सदिश। अगर यही क्षेत्रफल ऐसे हो, ये इसकी सतह हो गई, तो इसका क्षेत्रफल का सदिश इसके लंबवत होगा। एक चीज याद रखें, अगर मैं इस क्षेत्रफल के बारे में बात करूं और ये बल रेखा है, तो इस क्षेत्रफल का जो सतह है वो बल रेखा के लंबवत है, लेकिन इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश बल रेखाओं की दिशा में है। अगर ये सतह या क्षेत्रफल ऐसे हैं तो ये सतह बल रेखा की दिशा में है, लेकिन इसका सदिश बल रेखा के लंबवत है। ध्यान से देखिए, ये जो सतह है, अभी मैं सतह को ऐसे रख रहा हूं, ये पेन बल रेखा है। आपको क्या बोलना है? ये क्षेत्रफल की सतह बल रेखा के समांतर है, और अब इस क्षेत्रफल की सतह बल रेखा के लंबवत है। और जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्षेत्रफल की सतह के लंबवत होता है। आपको ये क्षेत्रफल दिख रहा है, इसका सदिश किधर होगा? क्षेत्रफल सदिश या तो आपकी तरफ या बोर्ड की तरफ। अगर ये ऐसे हैं तो इसका क्षेत्रफल सदिश या तो मेरी तरफ या इस तरफ। दोस्तों, क्षेत्रफल सतह और क्षेत्रफल सदिश में आपको अंतर पता लगना चाहिए। एक बार फिर बता रहा हूं, ये बात अगर आप अच्छे से समझ लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर देखिए, आपके पास ये क्षेत्रफल है और ये बल रेखा है। क्या बोलेंगे आप इसको? कि सर, क्षेत्रफल की सतह बल रेखा की दिशा में है या समांतर है। क्षेत्रफल की सतह और बल रेखा के बीच का कोण 0 है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश इस सतह के लंबवत होता है। कहने का मतलब क्षेत्रफल का सदिश थोड़ी देर के लिए मान लो आपकी तरफ है। अब क्या पढ़ेंगे कि बल रेखा और क्षेत्रफल के सदिश के बीच का कोण 90 डिग्री है। और अगर ये क्षेत्रफल ऐसे है तो क्या बोलेंगे? इस क्षेत्रफल की सतह
और विद्युत क्षेत्र या बल रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री है। लेकिन इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश इधर लंबवत होगा और मान लो वो इस दिशा में है, तो मैं क्या बोलूँ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की सदिश की दिशा बराबर है, सेम है। तो इस कंडीशन में ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन दोनों के बीच का कोण 0 है और इस कंडीशन में ई और ए के बीच का कोण 90 डिग्री है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। डायग्राम से भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्षेत्रफल से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, मान लो ये सतह है तो इसका सदिश इधर है, ये सतह है तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर है। क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा प्लेन सरफेस के लंबवत होती है। अगर आपको एक्स वाई और जेड अक्ष के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए और मान लो एक सतह ऐसे है, ये इसकी बी, ये लेंथ और ये चौड़ाई, आपसे पूछे एरिया वेक्टर क्या होगा, तो एरिया तो क्या होगा L इंटू बी और इसके लंबवत दिशा में इसकी डायरेक्शन होगी और लंबवत कौन है I, तो या तो एरिया एल बी जे केप होगा या नीचे की तरफ माइनस जे केप होगा। ऐसा ही एक और देख लीजिए, ए बी सी डी, यहाँ पर एक स्क्वायर है, वर्ग है, ये एक्स और वाई तल में है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर जेड के इधर इसको कहेंगे प्लस के केप और अंदर की तरफ माइनस के केप। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर या तो प्लस का के केप या माइनस का के केप। अब ये दो महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास एरिया वेक्टर निकालने के लिए कोई क्वेश्चन आया है और सरफेस 2D है, द्विविमीय सतह है, पहले ही बात तो याद रखो कि 2D सरफेस को ओपन सरफेस कहते हैं, द्विविमीय सतह को खुली सतह या ओपन सरफेस कहते हैं। और 2D सरफेस में बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। अगर सरफेस 2D है तो आप प्लस में ले लो चाहे माइनस में ले लो, प्लस में ले लो चाहे माइनस में ले लो। क्षेत्रफल सदिश की दिशा कोई सी भी ले लो, 2D सरफेस या ओपन सरफेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सरफेस 3D है और 3D सरफेस को क्लोज्ड सरफेस या बंद सतह कहते हैं और इसमें आपको क्षेत्रफल सदिश की दिशा ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसिडर्ड एज एरिया वेक्टर। मान लो ये घन है तो इस सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत, वो भी बाहर की तरफ। 3D है, बाहर की तरफ ही लेना है। इस सतह के लिए लंबवत बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि यदि त्रिविमीय या 3D स्ट्रक्चर है तो क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत दिशा में ही होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। 2D है तो कोई सा भी ले सकते हैं और 3D में 3D स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है, आपके पास क्यूब हो सकता है घन, आपके पास सिलेंडर हो सकता है बेलन, और आपके पास गोला हो सकता है, स्पीयर हो सकता है। देखिए क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, अगर 3D वस्तु है, एरिया वेक्टर निकालना है तो उसकी सतह के लंबवत और आउटवर्ड बाहर की तरफ, ये सतह है तो क्षेत्रफल सदिश इधर भी हो सकता था, नहीं, आउटवर्ड डायरेक्शन में ही लेना है। और 2D सरफेस में बाहर की तरफ लो चाहे अंदर की तरफ लो। और क्षेत्रफल सदिश हमेशा प्लेन सरफेस या सतह के लंबवत होता है। और विद्युत फ्लक्स जिसको फाई से प्रदर्शित करते हैं वो क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल है, उसके लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझना है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया तो गाउस का नियम भी समझ में आ जाएगा। इसलिए एरिया वेक्टर वाली बात आप अच्छे से समझ लें। एरिया वेक्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया,
क्वेश्चन में आपको बड़े शांति से एरिया और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण देखना है। विद्युत फ्लक्स आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे अगर 3D स्ट्रक्चर है तो उसे हम कहेंगे क्लोज्ड सरफेस, बंद सतह। और अगर आपके पास 3D स्ट्रक्चर या क्लोज सरफेस है तो क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर हमेशा सतह के लंबवत और बाहर की तरफ होगा। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक क्यूब है, क्यूब 3D स्ट्रक्चर है, इसको बंद सतह बोला जाएगा। इसके जो 6 पृष्ठ है, इसके लंबवत ए वेक्टर बाहर की तरफ, इसके भी लंबवत ए वेक्टर बाहर की तरफ, इधर भी लंबवत बाहर की तरफ, इधर भी लंबवत बाहर की तरफ। क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड सरफेस है, एरिया वेक्टर सतह के लंबवत और बाहर की तरफ। ऐसे ही बेलन है, बेलन के इस पृष्ठ के लिए इसके लंबवत एरिया वेक्टर, इस वाले के लिए इधर लंबवत एरिया वेक्टर, इस कर्व्ड सरफेस के लिए भी एरिया वेक्टर लंबवत होगा। क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, क्लोज सरफेस है, एरिया वेक्टर सतह के लंबवत और बाहर की तरफ। ऐसे ही आपके पास एक गोला है, स्फीयर है, 3D स्ट्रक्चर है, इसमें भी एरिया वेक्टर इसकी सतह के लंबवत, पर याद रखें एरिया वेक्टर जो भी होगा वो इसके केंद्र से गुजरेगा। क्लोज सरफेस, 3D स्ट्रक्चर, एरिया वेक्टर सतह के लंबवत बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर गोले के केंद्र से गुजरेगा और बाहर की तरफ जाएगा। फाई से प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। नंबर ऑफ फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस, ये कहलाएगा विद्युत फ्लक्स। आपके पास कोई प्लेन सरफेस है, उसके लंबवत जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती है उन्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये देखिए, आपके पास एक एरिया है जिससे ये इसके परपेंडिकुलर 3 बल रेखाएं गुजरी, इसको कहेंगे इसका विद्युत फ्लक्स मान लीजिए 3। सेम आपके पास एरिया है लेकिन इससे अब की बार 6 बल रेखाएं गुजरी, इसका मतलब फ्लक्स का मान बढ़ गया 6। इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र EA है और इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र B है, EB। एक बात आपको पता लगी कि EB ज़्यादा है, स्ट्रोंग है, प्रबल है EA से। क्यों? क्योंकि विद्युत बल रेखाएं जहाँ पर पास पास होगी, जहाँ पर घनत्व ज़्यादा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। विद्युत बल रेखाओं का घनत्व या डेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। यदि बल रेखाएं पास पास है तो ज़्यादा निकलेगी। इसका मतलब यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इसको B बोल रहे हैं, ये A है तो ये कम हो गई। सिंपल सी बात है, अगर बल रेखाएं पास पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इतने से क्षेत्र में से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो एक बात आपको पता लग गई कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है तो फ्लक्स का मान भी ज़्यादा होगा। एक सिंपल सी अप्रोच ये भी है कि अगर क्षेत्रफल ही ज़्यादा है तो भी फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा। भाई एरिया ही ज़्यादा हो गया तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा। बस इसमें आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया या क्षेत्रफल के बीच का कोण जरूर ध्यान में रखना है, और वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इस हाथ को एक क्षेत्रफल माने और ये पेन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर, अब ये क्षेत्रफल, मैं भी क्या कहूँ, क्षेत्रफल का पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच 0 डिग्री का कोण है, लेकिन इस पृष्ठ के लंबवत दिशा में क्षेत्रफल सदिश होता है। तो इस कंडीशन में क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच 90 डिग्री का कोण है। अगर क्षेत्रफल ऐसे है
तो ये पृष्ठ हो गया। पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच 90 डिग्री का कोण है, लेकिन इस पृष्ठ के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। मान लो ये बाहर की तरफ ले रहे हैं, उधर जा रहा है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उधर ही है, दोनों सेम है, थीटा का मान 0 है। एक बार फिर मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच वाले एंगल को समझाया है। क्यों समझाया है? क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो फ्लक्स का मान आसान है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना जरूरी है। याद रखें, जब भी आपको थीटा बोला जाएगा तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का कोण। अगर सतह बोला जाए तो एरिया वेक्टर उस पृष्ठ की सतह के लंबवत होता है, वो आपको सोचना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा। तो दो बातें आपको पता लग गई कि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती और विद्युत फ्लक्स एरिया के समानुपाती। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा तो फ्लक्स का मान भी ज्यादा, एरिया ज्यादा तो भी फ्लक्स का मान ज्यादा। जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा तो फ्लक्स का मान ज्यादा। अगर स्ट्रक्चर 3D है तो उसको क्लोज सरफेस बोलेंगे, बंद सरफेस बोलेंगे या क्लोज सरफेस बोलेंगे। और इसकी दिशा एरिया वेक्टर में अगर निकालना चाहेंगे, 3D स्ट्रक्चर में क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर निकालना चाहेंगे तो सतह के लंबवत तो होगा ही होगा, लेकिन हमेशा क्या मानना है? बाहर की तरफ। और किस किस के लिए? घन, बेलन और गोले के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस। एक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। दोस्तों, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है और विद्युत फ्लक्स एरिया ऑफ वेक्टर के भी समानुपाती होता है। अगर दोनों को एक साथ लिखेंगे तो फाई ई डॉट ए। याद रखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है और क्षेत्रफल भी सदिश राशि है, और दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट जब होगा तो जो राशि आएगी वो अदिश राशि होगी, स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। और जब डॉट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ई ए कोस थीटा। और यहाँ पर जो थीटा है वो कोण है किसके बीच का? इलेक्ट्रिसिटी और एरिया ऑफ वेक्टर के बीच का। विद्युत फ्लक्स फाई ई अदिश राशि है क्योंकि ये ई और ए का डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ पर थीटा जो आया है वो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड क्षेत्रफल सदिश। ये जो एरिया वेक्टर है ये आपको समझ में आ गया ना, तो विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम समझ में आ गया। किसी भी सतह के लंबवत होता है, सतह के लंबवत। एरिया वेक्टर अगर 2D स्ट्रक्चर का निकालना हो, जिसको ओपन सरफेस भी कहते हैं, तो एरिया ऑफ वेक्टर दोनों तरफ ले सकते हैं। जैसे आपके पास ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया ऑफ वेक्टर इसके लंबवत इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। और ये 2D है तो इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, किधर भी ले लो। लेकिन अगर 3D स्ट्रक्चर है जिसको क्लोज्ड सरफेस कह रहे हैं, तो एरिया ऑफ वेक्टर सरफेस के बाहर की तरफ ही लेंगे और एरिया ऑफ वेक्टर लंबवत तो होता ही होता है। जैसे ये क्यूब है, घन है, तो इसका एरिया ऑफ वेक्टर इस सतह का इसके लंबवत बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ। एक कंडीशन फर्स्ट देखिए आप, बिल्कुल सिंपल, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। इसको आप ऐसे समझें कि ये क्षेत्रफल है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अब ये जो क्षेत्रफल है इसका पृष्ठ, इसकी सरफेस, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लंबवत है, लेकिन इस सरफेस के लंबवत ही क्षेत्रफल सदिश होता है। देखो, तो क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन भी इधर और ई का डायरेक्शन भी इधर, तो दोनों समांतर है। तो
थीटा की वैल्यू क्या हो गई, या सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0, और विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला E है कोस थीटा और कोस 0 की वैल्यू 1, तो आपके पास विद्युत फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा अगर सतह विद्युत क्षेत्र के लंबवत या क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। दोनों का मतलब एक ही है, सतह विद्युत क्षेत्र के लंबवत या क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। कंडीशन सेकंड, अब की बार सतह अगर ऐसे है और विद्युत क्षेत्र इधर, तो सतह और विद्युत क्षेत्र दोनों समान दिशा में है, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो दोनों के बीच का कोण कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला E है कोस थीटा, कोस 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स का मान भी 0। यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सतह सेम डायरेक्शन में है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश E के लंबवत है और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। विद्युत फ्लक्स निकालते टाइम क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्षेत्रफल सदिश और E के बीच का कोण निकालना है। अगर वो आपको इस कंडीशन में दे दे, देखो आपको बच्चे को यहां से पता लग गया कि थीटा 90 होगा, तभी फाई क्या होगा या विद्युत फ्लक्स क्या होगा 0। अब आपसे एग्जाम में बोल दिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत एक पृष्ठ है, तो बच्चा सोचेगा लंबवत है तो थीटा 90, तो फ्लक्स का मान 0। नहीं, सतह लंबवत है तो क्षेत्रफल सदिश सेम डायरेक्शन में हो जाएगा और थीटा 0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर एक पृष्ठ है या सतह है, तो बच्चा सोचेगा कि देखो पृष्ठ समानांतर है तो थीटा 0। नहीं, सतह समानांतर है लेकिन उसके लंबवत अक्ष पर क्या होगा क्षेत्रफल सदिश, तो E और A के बीच का सदिश 90 हो गया और कोस 90 की वैल्यू 0 हो गई। ये जो थीटा है ये E और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, सतह के बीच का कोण नहीं है। और सतह के लंबवत क्या होता है क्षेत्रफल सदिश। इसलिए हम कह रहे थे कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं, तो जो पृष्ठ लंबवत होगा तभी तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं गुजर पाएंगी, लेकिन इस पृष्ठ के लंबवत दिशा में ही क्षेत्रफल सदिश होता है। तो दोस्तों आप बात को समझ गए होंगे। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, अगर E और A के बीच थीटा 0 है तो विद्युत फ्लक्स का मान मैक्सिमम, E और A के बीच थीटा 90 है तो विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। और 3D स्ट्रक्चर है, क्लोज सरफेस है, तो उसमें आपको एरिया क्षेत्रफल सदिश निकालना है, तो वो सतह के लंबवत और हमेशा बाहर की तरफ होगा। विद्युत फ्लक्स E डॉट A विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। आप जानते हैं फाई E बराबर E डॉट A। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर। अगर आपको विमा निकालनी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बल बटे आवेश। बल की विमा m1 L1 T-2, आवेश की AT, क्षेत्रफल की L2 और यहाँ से m1 L3 T-3 A-1 विद्युत फ्लक्स की विमा आ गई। एक गलती जो बच्चे न्यूमेरिकल करते टाइम कर देते हैं, आपके पास ये एक सतह है, आपको बोला जाता है कि यहाँ से थीटा कोण पर विद्युत क्षेत्र है, फ्लक्स का मान निकालो। तो स्टूडेंट थीटा 30 डिग्री यहाँ पर आपको बता रखा है, तो फाई E का मान निकालना है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों फाई ई बराबर ई कोस थीटा, यहाँ जो थीटा है ये ई और ए के बीच का कोण है, लेकिन ये तो सतह और ई के बीच का कोण दे रखा है, गलती से भी इसको ये वाला थीटा नहीं मानना है। ध्यान रहे थीटा ई और ई के बीच का कोण है, यहाँ पर सतह और ई के बीच का कोण दे रखा है। जल्दबाजी में थीटा 30 मान के सॉल्व नहीं करना है। देखिए ये थीटा का मान आपको दे रखा है 30 डिग्री, लेकिन आप जानते हैं सतह के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश, तो लंबवत 90 डिग्री, ये 30 हो गया तो बचा कितना 60 डिग्री। कहने का मतलब ई और ए के बीच 60 डिग्री है, तो फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो आंसर हाफ ई ए आ गया। एक तो ये गलती करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल हो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र हो, पहली कंडीशन, एक समान विद्युत क्षेत्र हो और 3D स्ट्रक्चर हो, 3D का मतलब क्लोज्ड सरफेस हो और वस्तु के भीतर कोई आवेश नहीं हो, तो इस सिस्टम का फाई नेट बराबर क्या होता है 0। कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। यहां से विद्युत फ्लक्स के बाद हम अगर गाउस के नियम की तरफ चलना चाहें तो देखिए ये कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र हो, 3D स्ट्रक्चर या क्लोज सरफेस हो और उसके भीतर कोई आवेश नहीं हो, तो सिस्टम का कुल विद्युत फ्लक्स 0 होगा। न्यूमेरिकल में भी हम इस अप्रोच को चेक कर लेंगे, लेकिन आपके पास यहाँ पर एक गोला है जिसके केंद्र बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है और इसकी वजह से फ्लक्स निकालना है। तो याद रखें थोड़ी देर के लिए इतने से क्षेत्र के लिए बात करते हैं, तो ये हो गया डी ए, तो डी ए डी फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा, और इस थोड़े थोड़े डी फाई को जोड़ेंगे इसलिए समेशन समाकलन, तो कुल फ्लक्स समेशन ऑफ डी फाई ई डी ए, और ई बाहर आ जाएगा, हो गया डी ए। केंद्र बिंदु से आर पर कोई अगर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एरिया का मान है 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और यहाँ से विद्युत फ्लक्स का मान क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, और यही गाउस का नियम है। किसी बंद या क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित आवेश और बटे में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अभी अपन गाउस नियम पढ़ेंगे तब भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस बात को ज़रूर याद रखें कि यदि यूनिफॉर्म या समरूप विद्युत क्षेत्र हो, 3D स्ट्रक्चर या क्लोज सरफेस हो, तो वस्तु के भीतर कोई आवेश नहीं हो, तो नेट फ्लक्स 0 होगा। थीटा याद रखना है ई और ए के बीच का है, सतह और ई के बीच दे रखा हो तो गलती से उसको नहीं माने। विद्युत फ्लक्स की विमा m1 L3 T-3 A-1 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम, और विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है अदिश राशि। तो न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद करने हैं, उनको देखिए। इधर सिस्टम है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आप अच्छे से जानते हैं एक आवेश है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर होती है। अगर कोई द्विध्रुव है तो उसके मध्य बिंदु से निरक्ष पर स्थित एक बिंदु है P, और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KP अपॉन R क्यूब है। अगर कोई बिंदु इसके अक्ष पर होता तो तीव्रता KP अपॉन R क्यूब होती। एक और पॉइंट देखिए, यहाँ पर एक रिंग है जिस पर समान रूप से चार्ज वितरित है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, R त्रिज्या की है, इसके केंद्र से x दूरी पर P बिंदु है,
इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQX/R² + X² 3/2। Q टोटल चार्ज ऑन रिंग, ये जो Q है इस वलय पर टोटल चार्ज है। अब देखिए इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, एक लाइन है सरल रेखीय चार्ज पर अनंत तक चार्ज है, इससे r दूरी पर, इससे परपेंडिकुलर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर λ/2πε/r, और लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व जो मैं आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर और इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ का एक बेलनाकार चार्ज है, या यूं कह सकते हैं आकृति है बेलनाकार, जिसके मध्य में इनफाइनाइट चार्ज है। तो ये देखिए यहाँ से r दूरी पर इसकी त्रिज्या r है और इससे x दूरी पर पॉइंट P है। अगर x r से ज़्यादा है तो E बराबर λ/2πε/x, x और r बराबर है तो E बराबर λ/2πε/r, और व्हेन x कम है r से तो अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, लीनियर चार्ज डेंसिटी है यहाँ पर कौन, लैम्डा। अब हम बात करते हैं गाउस के नियम के बारे में। क्या कहता है गाउस का नियम, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q और 2πk के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार और देखिए, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q और 2πk के गुणनफल के बराबर होता है। इस परिभाषा से फॉर्मूला ऐसे बना है, phi बराबर Q इंटू 2πk। आप जानते हैं K की वैल्यू 1/4πε0 होती है, तो Q 4π, K की वैल्यू रख दी और 4π से 4π कट गया और Q/ε0 आ गया। तो परिभाषा यहाँ से भी बन सकती है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुणा होता है। जो आवेश है उसका 1/ε0 गुणा करेंगे तो यही लिखा जा सकता है, यह है गाउस का नियम। अगर इसको प्रदर्शित करना है तो ऐसा समेशन, और यह है बंद पृष्ठ E.dA Q/ε0। गाउस के नियम से एक और बात आपको याद रखनी है, गाउसियन पृष्ठ ये काल्पनिक पृष्ठ होता है जो उस आवेश की स्थिति को परिबद्ध करता हुआ खींचा जाता है, और यदि पृष्ठ में बहुत सारे आवेश हैं तो उनको जोड़ लेते हैं और Q की जगह समेशन Q या सबका योग लिख देते हैं। phi बराबर 4πk समेशन Q, K की वैल्यू रख दी, 4π से 4π कट गया और इनको जोड़ देंगे और बटे में ε0। यह है गाउस का नियम, और इस गाउस के नियम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको सीधे याद रखने हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं है। और मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूं कि क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं पढ़ना है। डेरिवेशन करके आपको मज़ा ज़रूर आएगा कि हाँ यार ऐसा होता है ऐसे होता है, और कई बार बच्चे तो सारे दिन भर उसी डेरिवेशन को याद करते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का क्वेश्चन डेराइव करना नहीं, उसमें से जो फॉर्मूला निकला है उससे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। इसलिए गाउस का नियम, गाउसियन पृष्ठ, अगर आवेश बहुत ज़्यादा है तो उनको आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जिनको आप ध्यान से देखिए। आपके पास आवेश की एक अनंत परत है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए गाउसियन पृष्ठ जब आप कल्पना करेंगे तो बेलनाकार होगा, और यूं भी कहा जा सकता है ये है अचालक पट्टी का
आवेश की अनंत परत या चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर जो सिग्मा है वो है पृष्ठ आवेश घनत्व या क्षेत्रफल आवेश घनत्व भी कह सकते हैं, और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेशित पृष्ठ के लंबवत होगी। ये जो सिग्मा है वो इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ये याद रखना है। अगर अनंत आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पट्टिका चालक है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा वही है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, जिसको पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कहते हैं। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पॉइंट से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए। अनंत लंबाई का चालक तार है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर k लैम्डा अपॉन r मल्टीप्लाई बाई 2, या E बराबर 2k लैम्डा अपॉन r। ये r जो है वो बेलनाकार पृष्ठ की त्रिज्या है, क्योंकि आपको पता है कि अनंत लंबाई का जब चालक तार लेंगे तो उसके लिए बंद पृष्ठ की, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो वो बेलनाकार होगा, और इस बेलनाकार पृष्ठ की त्रिज्या r होगी, और अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2k लैम्डा अपॉन r। यहाँ से एक बात ये पता लगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 अपॉन r के समानुपाती होती है। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट r भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इकाई या एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश घनत्व। ये जो गोले के बारे में जानकारी है, या तो क्वेश्चन अनंत लंबाई के चालक तार से पूछा जाता है, अचालक पट्टिका और चालक पट्टिका के कारण। यहाँ से एक बात और पता लग रही है कि चालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका आधा होता है अचालक पट्टिका के कारण। समान रूप से वितरित आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वास्तव में ये कौन से गोले की बात कर रहा है? चालक गोले के बारे में। और याद करो, चालक गोले पर आवेश केवल उसके पृष्ठ पर होता है, अंदर विद्युत क्षेत्र या आवेश होगा ही नहीं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। इसके केंद्र से r दूरी पर इसकी परिधि है, और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है। सबसे पहले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। सतह पर E बराबर के क्यू अपॉन r स्क्वायर। क्यू क्या है? इस पूरे चालक गोले पर उपस्थित या वितरित आवेश। और अगर r से या त्रिज्या से भी ज़्यादा दूरी पर हो तो E बराबर के क्यू अपॉन r स्क्वायर। आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका ग्राफ ऐसे आएगा। E बराबर 0 होगा गोले के अंदर, जब दूरी त्रिज्या के बराबर हो वहाँ पर अधिकतम होगा, और उसके बाद r स्क्वायर के हिसाब से घटता जाएगा। E समानुपाती 1 अपॉन r स्क्वायर। और यदि चालक गोले को आवेश दिया जाए तो आवेश उसकी पृष्ठ पर ही वितरित होगा, और आप अच्छे से जानते हैं चालक गोले पर जो आवेश है वो केवल उसके पृष्ठ पर रहेगा। ये ग्राफ अच्छे से याद रखना है। अंदर 0, त्रिज्या r है, और यहाँ पर स्मॉल r केंद्र से P बिंदु की दूरी है। सबसे ज़्यादा चालक गोले पर सबसे ज़्यादा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उसकी परिधीय बिंदु पर होगी, और उससे आगे जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब केंद्र से अगर यहाँ से इधर चलेंगे तो 0 0 0 और यहाँ पर अधिकतम, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। ग्राफ आपको याद रखना है। और किसके लिए है? समान रूप से वितरित आवेशित खोखले गोले के कारण या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रखें। न्यूमेरिकल की जो अप्रोच होगी वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन वहां पर आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। जैसे मैं बोलूं अचालक पट्टिका के कारण, तो आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, चालक पट्टिका के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण 2k लैम्डा अपॉन आर या लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आर क्या है? बेलनाकार पृष्ठ की त्रिज्या। और समान रूप से वितरित आवेशित खोखले गोले के कारण या चालक गोले के कारण अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, परिधीय या त्रिज्या के बराबर दूरी पर मैक्सिमम, और उसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। ई समानुपाती 1/r²। और चालक गोले को आवेश दिया जाए तो आवेश उसकी सतह पर वितरित होगा। चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद हम बात करते हैं अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक गोले के लिए खोखला गोला शब्द इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर ठोस गोला इस्तेमाल करेंगे। चालक गोले में आवेश केवल पृष्ठ पर रहता है, यहाँ पर गोले के अंदर भी आवेश रहता है और इसे कहेंगे आयतन आवेश घनत्व। इकाई आयतन में उपस्थित आवेश Q/4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन आपको पता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। 3 सिचुएशन हैं जब बिंदु P गोले के बाहर हो। मान लो इस गोले के बाहर यहाँ पर r दूरी पर कोई बिंदु P है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस गोले का संपूर्ण आवेश को क्या बोला जा रहा है? Q। और संपूर्ण आयतन को क्या बोला जा रहा है? 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से आपके पास रो आ जाएगा आयतन आवेश घनत्व, इकाई आयतन में उपस्थित आवेश। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/r² होगा। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो तो E बराबर KQ/r² होगा। ये दोनों सिचुएशन तो चालक गोले या खोखले गोले की तरह ही है, बस गोले के अंदर जो आवेश है उसके बारे में नया कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि चालक गोले या खोखले गोले में अंदर आवेश होता ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। लेकिन यहाँ पर अंदर आवेश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं हो सकती। तो जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर हो तो मान लीजिए यहाँ से r दूरी पर, केंद्र से r दूरी पर बिंदु P है, तो अब आपको इसका एक गाउसियन पृष्ठ कल्पना करनी है और इसके अंदर जो आवेश है उसी को मानना है। अब पूरे गोले पर आवेश Q था, इस छोटे गोले के अंदर जो आवेश है उसको Q डैश कह रहे हैं और इस Q डैश का मान रो इंटू 4/3 पाई और इस छोटे गोले की त्रिज्या r क्यूब। क्योंकि देखिए यहाँ पर Q क्या था? रो और पूरे गोले की त्रिज्या r क्यूब। जब अंदर आवेश है तो त्रिज्या स्मॉल r और यहाँ से Q डैश का मान आ गया Q/r³ ये r क्यूब है केंद्र बिंदु से गोले के अंदर स्थित बिंदु P के बीच की दूरी, और कैपिटल R है इस अचालक गोले की त्रिज्या। ये ध्यान रखना और ये कॉन्सेप्ट याद रखना। गोले के अंदर किसी बिंदु पर जो आवेश निकालना हो, अचालक गोला हो, तो Q/r³ और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQR/r³ हो जाता है। यहाँ से जबरदस्त बात ये निकल के आती है कि अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R के समानुपाती होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे Q का मान बढ़ेगा और Q का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। अगर ग्राफ देखा जाए तो E और R के बीच जब पृष्ठ पर हो तो विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा। केंद्र बिंदु से
पृष्ठ की तरफ जाते हैं तो आर के समानुपाती, और बाहर की तरफ हो तो वही ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/r3, सतह पर KQ/r² और बाहर KQ/r²। और अचालक गोले को आवेश देंगे तो आवेश उसके आयतन में वितरित होता है, और चालक गोले को अगर आवेश देंगे तो आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होगा। ये बात याद रखनी है। और क्या कारण है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के समानुपाती? क्योंकि अंदर आवेश वितरित है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा पृष्ठ तक वैसे वैसे आवेश Q डैश की मात्रा बढ़ेगी, और Q डैश की मात्रा बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए एरिया वेक्टर से जुड़े कॉन्सेप्ट, गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। इनको आप ध्यान से समझें। अगले वीडियो में हम इन टॉपिक से जुड़े हुए न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। उन न्यूमेरिकल को अच्छे से समझने के लिए आपको ये बेसिक जानकारी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउसियन के जो एप्लीकेशन है गाउसियन लॉ के, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए।